आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो परीक्षा हुआ था पेपर का कोड 346 JB में कौन कौन से प्रश्न आए थे, संपूर्ण पेपर जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थियों को बताएंगे और एक एक प्रश्न को जो है अच्छे से समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़ों पर -3.2 कूलाम का आवेश है। धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें बताना है कि धातु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको हल करके पता करेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सही होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में देखेंगे कितना मान दिया गया था, -3.2 कूलाम का आवेश है। तो यहाँ लिखेंगे Q, और Q बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है, -3.2 जो है कूलाम का आवेश प्रश्न में दिया गया है। और इसमें किसका मान पूछा जा रहा है, तो इसमें n का मान मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, n बराबर पूछा जा रहा है। अब n का सूत्र क्या होता है, तो n का सूत्र अगर याद करेंगे तो Q बराबर होता है NI होता है। Q बराबर क्या होता है, NI। तो Q बराबर NI, अगर NI बराबर क्या होगा तो कहेंगे NI बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q हो जाएगा, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर Q बटा E हो जाएगा। सूत्र बन गया n बराबर Q बटा E। अब यहाँ मान को भर देंगे तो n बराबर हो जाएगा, Q का मान कितना दिया गया प्रश्न में, तो Q का मान यहाँ ऊपर प्रश्न में देखेंगे -3.2 दिया गया, तो -3.2 दिया गया बटा, और E का मान, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और -19 घात ऊपर जाएगा, 16 दूनी 32, क्योंकि दशमलव है एक स्थान पर, दशमलव एक स्थान पर, दशमलव हट जाएगा, और n का मान इसमें क्या जाएगा, 16 दूनी 32, 2 गुणे 10 के पावर, ये 19 घात ऊपर चला जाएगा, तो 19 जब माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस घात 19 हो जाएगा। n का मान क्या आ गया, 2 गुणे 10 के पावर 19। यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -19। इसमें ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन 2 गुणे 10 के पावर 19 जो है दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस सूत्र से हल किए हैं, तो Q बराबर NI सूत्र लागू करेंगे, NI बराबर Q, तो n बराबर E को नीचे भेज दीजिए, Q का मान E का मान भर देंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, 16 दूनी 32, 2 गुणे 10 के पावर 19 घात, -19 था ऊपर चला जाएगा तो +19 घात हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न क्या है। तो अब यहाँ दूसरा प्रश्न क्या है, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु तो इसमें जोड़ते हैं। तो धारा मापी से विभवांतर मापन जोड़ने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, निम्न प्रतिरोध का समांतर क्रम, उच्च प्रतिरोध का समांतर क्रम, निम्न प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। तो याद रखिएगा, जब भी धारा मापी से विभवांतर को मापने के लिए जब जोड़ा जाता है तो उसमें उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उच्च प्रतिरोध को क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो धारा मापी से विभवांतर का मापन किया जाता है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ पर विकल्प क्या सही होगा, तो लिखेंगे विकल्प नंबर जो है पहला इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प कौन सही होगा, इसमें पहला, और पहला क्या है, तो पहला याद रखेंगे उच्च प्रतिरोध, क्या रहेगा, उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम रहता है, उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम। इसमें ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी धारा मापी का अगर विभवांतर का मापन करेंगे तो इसमें उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ये तो कई सालों से पेपर में पूछा गया है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, कलांतर होता है, यह चलने की दिशा नहीं पूछा गया। वैद्युत और चुंबकीय तरंगों का संचरण की दिशा अगर पूछा
गया होता तो चलने का संचरण की जो दिशा होता है वो लंबवत होता है। लंबवत का मतलब 90 अंश होता है, लेकिन इसमें कलांतर पूछा गया है तो कलांतर होने की वजह से इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखेंगे इसमें विकल्प जो है 4 इसमें सही होगा। विकल्प क्या है 4, चौथा इसमें विकल्प क्या है सही, 0 अंश होगा। कलांतर पूछा गया तो 0 अंश हो जाएगा। ये और ध्यान देंगे, अगर संचरण की दिशा पूछा गया होता मतलब वैद्युत चुंबकीय और जो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है चलने की, संचरण की दिशा तो लंबवत, और इसमें जब भी कलांतर पूछा जाएगा तो 0 अंश हो जाएगा। किसके किसके बीच में, वैद्युत और चुंबकीय के बीच का जो कलांतर होता है वह 0 अंश होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें जो है सही होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रिज्म कोण है न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के क्या है बराबर है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन इसमें ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया पहले इसको हल करके पता करेंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या बताया गया प्रश्न में, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे यहाँ पर हल में क्या बराबर है। तो बताया गया है कि प्रिज्म का कोण को किसे दिखाते हैं, ए से, और किसके बराबर है, डेलियम के बराबर है। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि डेलियम किसके बराबर हो जाएगा, तो डेलियम ए के बराबर होगा। ए और डेलियम दोनों मान आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अब यहाँ पर बताना है कि अपवर्तनांक का सूत्र इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर सूत्र होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक का, पहले सूत्र लिखेंगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र याद रखेंगे। प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर सूत्र होता है, और n बराबर क्या सूत्र होता है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तनांक, और n बराबर सूत्र है n बराबर साइन डेल यम प्लस ए बटा 2। क्या सूत्र होता है, साइन डेल यम प्लस ए बटा 2, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा, और यहाँ का बनेगा साइन ए बटा 2 हो जाएगा। ये किनका सूत्र है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का यह सूत्र है। अब इसमें मान को भरेंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, n बराबर हो जाएगा साइन हो जाएगा, डेल यम हट जाएगा। अब डेल यम किसके बराबर है, ए के बराबर। प्रश्न में कहा गया है कि डेल यम ए के बराबर है, तो यहाँ का आ जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा बटा 2 हो गया, पूरे का बटा, नीचे क्या है साइन ए बटा 2 हो जाएगा। ये साइन ए बटा 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ए कहाँ से आ गया, डेलियम को बदल दिया, डेलियम के जगह पर ए रखे हैं। अगला लाइन क्या बनेगा, n बराबर हो जाएगा साइन हो जाएगा, एक ए और एक मिल के कितना हो गया, 2a बटा 2 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, और नीचे क्या है साइन ए बटा 2 हो जाएगा। अब ये 2a कहाँ से आ गया, 2a मतलब दोनों को जोड़े हैं, 1 मैंने ए जोड़े हैं, 2a बटा 2 और नीचे साइन ए बटा 2। इसमें कौन कट जाएगा, तो इसमें 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 का आ जाएगा, कट जाएगा। 2 से 2 कटने के बाद से क्या बचेगा, n बराबर हो जाएगा। अब n बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन ए हो जाएगा, साइन ए बटा 2 हो जाएगा, साइन ए बटा 2 हो गया। अब एक सूत्र होता है साइन ए का सूत्र याद रखेंगे, साइन ए बराबर होता है, सूत्र आप लोग त्रिकोणमिति का सूत्र है, साइन ए का सूत्र है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। ये सूत्र किनका है, तो यह सूत्र होता है साइन ए का सूत्र है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। ये सूत्र साइन ए के जगह पर क्या करेंगे, ए मान को रख देंगे। अब ये मान को यहाँ रखेंगे तो साइन ए के जगह पे जब रखेंगे तो क्या बनेगा, n बराबर, अब ये साइन ए को हटा दीजिए, उसके जगह पे क्या रखेंगे, 2 साइन ए बटा 2 इंटू कास ए बटा 2। ये किनका मान है, साइन ए का है, बटा, और नीचे क्या है साइन ए बाई 2 है, ये मान को रख देंगे। तो अब यहाँ पर जब मान रखा गया, किसका मान रखे हैं, साइन ए का मान 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2 का मान रखे हैं। अब यहाँ पे कट जाएगा, कौन कटेगा, साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कट जाएगा। कटने के बाद से बचेगा क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर बचेगा 2 कास ए बाई 2, यही बच गया। अब यह ऑप्शन में देख लेंगे कि अपवर्तनांक का सूत्र में कौन सही होगा। 4 ऑप्शन में देखेंगे n बराबर 2 कास ए बाई 2 कहाँ पर है, तो देखेंगे यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन जो है, तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा।
या तीसरा में क्या लिखा है 2 cos a/2, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को जो हल किया गया है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लागू किया गया है और लागू करके इसको हल किए हैं तो n बराबर 2 cos a/2 आया है। तो अब अगला प्रश्न को सीखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटा एम्पियर है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान देंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक यम होता है और यम का सूत्र हो जाता है यम बराबर होता है NIA होता है। क्या होता है, यम बराबर NIA होता है। अगर इसके सहायता से अगर देखा जाए तो अगर इसका मात्रक अगर इस सूत्र से निकालते हैं, यम बराबर NIA के सूत्र से अगर निकालते हैं तो क्या मात्रक इसका बनेगा, तो यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से दिखाते हैं और यम बराबर NIA, यन का नाम है फेरों की संख्या और आई का नाम है धारा और ए का नाम क्षेत्रफल। तो आई का नाम धारा है तो एम्पियर हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसमें मात्रक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे मात्रक सही होगा दूसरा वाला, क्योंकि आई का मात्रक एम्पियर है तो आई का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर है तो क्या बनेगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ गुणा है तो इंटू रहेगा तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी सूत्र से जो है मात्रक को यहाँ पर निकाला गया है। तो ये उम्मीद करते हैं मात्रक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है, अब अगला प्रश्न को एक एक लाइन को समझिएगा। प्रश्न क्या दिया गया है, धातु सतह के लिए देहली तरंगदैर्ध्य क्या है, 2000 एंगस्ट्रॉम है, 2000 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के गतिज ऊर्जा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की गणना करना है और इसमें जो है 2 तरंगदैर्ध्य दिया गया है, देहली तरंगदैर्ध्य दिया गया है और एक तरंगदैर्ध्य और दिया गया है, 2 तरंगदैर्ध्य है। तो यह लेमडा नॉट का मान हो जाएगा और एक लेमडा का मान है और इन दोनों की सहायता से गतिज ऊर्जा का मान की क्या करना है, गणना करना है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे हल और हल में किसका किसका मान दिया गया, पहले इसको नोट करेंगे। यहाँ पहला जो मान दिया गया है लेमडा नॉट का मान दिया गया, लेमडा नॉट बराबर क्या है 2000 एंगस्ट्रॉम है। अब 2000 एंगस्ट्रॉम को बदलना पड़ेगा, लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा 2000 उतर जाएगा और एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 घात होता है, 10 के पावर -10 घात। अब यहाँ पर 1 2 3 जोड़ इसमें से कम कर लीजिए तो क्या बनेगा, लेमडा नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10 के पावर -7 हो जाएगा। 10 से 7 कैसे बना, 3 जोड़ इसमें से कम हो गए, 1 2 3 घात में से 10 घात घटेगा -7 घात हो गया। तो ये लेमडा नॉट का नाम क्या है, देहली आवृत्ति है। अब इसमें एक और जो है मान दिया गया है, यहाँ पर देहली आवृत्ति नहीं, देहली तरंगदैर्ध्य, क्या कहेंगे देहली तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है और यहाँ पर एक और तरंगदैर्ध्य के दिया गया है, लेमडा का मान 1000 दिया गया है, 1000 एंगस्ट्रॉम है। तो वही काम इसमें भी करेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 1000 उतर जाएगा और एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 घात हो जाएगा और यहाँ पर लेमडा बराबर क्या बनेगा 1 × 10 के पावर -7 हो गया। तो यहाँ पर जो मान निकला है, यहाँ पर जो मान निकला ये मीटर में आ जाएगा। पहले तरंगदैर्ध्य का मान जो है एंगस्ट्रॉम में दिया था, अब ये मीटर में आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे मीटर आ जाएगा। तो लेमडा का मान दोनों निकल चुका है। अब किसका मान निकालना है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का प्रतीक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का प्रतीक होता है EK। क्या होता है EK बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब EK का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिए EK का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, EK बराबर होता है, सूत्र याद रखेंगे HC कोष्टक में 1/लेमडा -1/लेमडा नॉट होता है, यह फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला से इसको हल करेंगे। अगर आगे इसको बढ़ाते हैं तो अगर इसमें गुणा कर दें, इसमें से अगर गुणा कर दिया जाए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो आपस में गुणा होगा तो क्या बनेगा, अगला लाइन तो बन जाएगा EK बराबर हो जाएगा HC कोष्टक में हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो लेमडा नॉट -लेमडा
बटा और आपस में गुणा करेंगे तो लेमडा इंटू लेमडा नॉट हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे, भर देंगे। अब इसकी को सॉल्व करेंगे, इसमें मान को रख करके भरेंगे, आंसर आ जाएगा ई के बराबर। अब एच का मान क्या होता है, तो एच का मान याद रखेंगे प्लॉन्ग नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 के पावर -34 होता है। ये किसका मान है, एच का है। और सी का मान क्या होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। 3 गुणे 10 के पावर 8 हो गया। कोष्टक में आएंगे, लेमडा नॉट का मान निकला ऊपर 2 गुणे 10 के पावर -7 है, और माइनस लेमडा का मान क्या है, 1 गुणे 10 के पावर -7 है, और नीचे गुणा करेंगे। अब लेमडा का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर -7 हो गया, और यहाँ पर गुणे लेमडा नॉट का मान होगा 2 गुणे 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो ये मान को यहाँ पे क्या किए हैं, रख दिया गया। एक बार रिवीजन करेंगे, ये तो फार्मूला है इलेक्ट्रॉनों के जो है गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। अब फार्मूला होने के बाद से लेमडा नॉट का गुणा 1 में किए हैं, लेमडा का गुणा किए हैं, और ये आपस में गुणा हुआ है। अब इसमें मान को भरा गया है, ई के बराबर ये एच का मान प्लॉन्ग नियतांक, ये सी का मान 3 गुणे 10 के पावर 8, ये लेमडा नॉट का मान, ये लेमडा का मान, लेमडा का मान, लेमडा नॉट का मान। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से गुणा करिए, 6 में 3 का गुणा करें 6 × 18, और 6 × 18 1 मिनट के कहना होगा 19.8 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अब 8 में से 34 को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 8 में से 34 जाएगा तो क्या बनेगा, यह घात -26 हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे 2 गुणे 10 के पावर -7 में से 1 गुणे 10 के पावर -7 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, 1 गुणे 10 के पावर -7। ध्यान दीजिएगा, ये घटाना पर ये 10 के पावर 7 यहाँ उतर जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा है तो ये -7 -14 घात हो जाएगा। पूरे का बटा क्या हो जाएगा, अब 2 × 2 गुणे 10 के पावर क्या है, -7 गुणे 10 के पावर -7, क्योंकि -7 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, लेकिन घटाने में आपका 10 के पावर -7 10 के पावर -7 10 के पावर -7 एक ही बार लिखेंगे। याद रखिएगा, इसमें से इसको जब घटाया जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 गुणे 10 के पावर -7, इसमें 2 × 2 हो जाएगा, और 10 के पावर -7 10 के पावर -7 या नीचे नोट कर लेंगे। अब ये 10 के पावर -7 से 10 के पावर -7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 10 के पावर 7 से 10 के पावर 7 कट गया। अब यहाँ पर जो बचेगा, अब ये 7 घात को ऊपर कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा ई के आ जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा 19.8 गुणे 10 के पावर -26, ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो +7 कैसे हुआ, -7 नीचे था तो ऊपर चला गया तो +7 हो गया, पूरे का बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर ई के बराबर हो जाएगा। अब 19.8 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.2 9 18 9 क्या होगा, 9.9 हो जाएगा। 2 9 18 2 9 18, और गुणे 10 के पावर, अब 7 में से 26 घटाइए, माइनस क्या हो जाएगा 19। अब ये मात्रा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है ये जूल में नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक जो उत्तर आया जूल में आया है, लेकिन जो उत्तर दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे ई के बराबर हो जाएगा 9.9 गुणे 10 के पावर -19 था। अब इसमें भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे, भाग करेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग कर देंगे, तो यह मान जो है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। अब 19 घात से 19 घात कैंसिल हो गया, कट गया, 19 ऊपर भेज दीजिए तभी खत्म हो जाएगा। अब दशमलव मान आपस में बराबर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई के बराबर 99 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 से जो है 99 में 16 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो भाग दे नहीं पाएगा, 6 दशमलव क्या आएगा यहाँ पर 6.18, लगभग इसको लिख सकते हैं, लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो लगभग इसको क्या लिख सकते हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न कैसे हल किया गया है, बहुत आसान विधि से बताया गया है और आप लोगों को बढ़िया से समझाया गया है, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर जूल में पूछा होता तो जूल में देखते, लेकिन ये प्रश्न में जूल में नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भाग कर देंगे तो यह उत्तर आ जाएगा 6.18 है, लगभग 6.2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह मान
हो जाएगा। तो यह सभी बहुविकल्पी प्रश्न हल कर दिया गया। अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या यहाँ पर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। अब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है, अब मात्रक को समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स का पहले सूत्र लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर क्या सूत्र है, यहाँ पर हो जाएगा ई ए कास थीटा होता है। तो यहाँ पर कास का मान नहीं प्रयोग करेंगे। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे फाई ई का अगर मात्रक निकालें तो लिखेंगे फाई ई का मात्रक हमको पूछा गया है, तो फाई ई का मात्रक हो जाएगा। और इधर क्या बना है बराबर, यहाँ लिखेंगे ई ए का मात्रक हो जाएगा। तो ई ए का मात्रक, तो यहाँ ई का दो सूत्र होता है, दोनों में से कोई एक सूत्र आप लागू कर दीजिएगा। ई का सूत्र होता है, ई का देखिए ई का दो फार्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर होता है, एक होता है भी बटा डी होता है और एक होता है एफ बटा क्यू होता है। तो दोनों में से कोई एक प्रयोग कर दीजिए, तो भी बटा डी यहाँ पे लिख देंगे। ई का सूत्र क्या है, भी बटा डी होता है। अगर यहाँ पर ई को हटा दें तो ई के जगह पे क्या लिखेंगे, भी बटा डी हो जाएगा और बगल में इंटू ए हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी का मात्रक क्या होता है, तो भी का मात्रक वोल्ट होता है। भी का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो गया और बटा हो जाएगा। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि दूरी डी का मतलब दूरी हो जाएगा और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर होता है। अब एक मीटर से देखिए, मीटर यहाँ दो घात है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर, दो बार लिख दीजिए, वोल्ट मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में मीटर हो जाएगा, बटा में क्या है, मीटर है। अब यहाँ से मीटर को क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर था, दो बार लिख दिए हैं, मीटर से मीटर कट गया। मात्रक क्या आ गया, तो यहाँ पर मात्रक क्या बना इसका, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट वोल्ट मीटर, क्या बनेगा, वोल्ट मीटर, यही मात्रक हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। अगर ई का सूत्र एफ बटा क्यू रखेंगे तो यहाँ एफ बटा क्यू लिखेंगे, तो एफ का न्यूटन, क्यू का कूलाम और ए का मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। उस एक और मात्रक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही मात्रक आपको कोई लिखना है तो कोई एक मात्रक आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर मात्रक जो है सिद्ध करके दिखाया गया, वोल्ट मीटर कहाँ से मात्रक आया। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसको परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हेडिंग को नोट करेंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा जब लिखाएगा इसका, तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल का परिभाषा लिखना है। तो यहाँ हेडिंग रहेगा सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सेल का वैद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है, बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो सेल का वैद्युत वाहक बल की यहाँ परिभाषा को नोट करना है। और यहाँ परिभाषा नोट करने से पहले क्या करेंगे, हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब परिभाषा कैसे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एकांक धनावेश को, कौन आवेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं, वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं,
ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसका परिभाषा जो लिखे हैं, अब अगर सूत्र याद रहेगा तो परिभाषा आप तुरंत बना लेंगे। अब यहाँ परिभाषा जो लिखा गया है, अब इसका सूत्र यहाँ लिखेंगे। शेल का वैद्युत वाहक बल, क्या लिखा है यहाँ पर? शेल का वैद्युत वाहक बल, शेल का वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल का क्या सूत्र होता है? वैद्युत वाहक बल का सूत्र याद रखेंगे। क्या सूत्र है? कार्य ऊर्जा बटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऊर्जा बटा आवेश होता है। ऊर्जा बटा आवेश इसका क्या है? सूत्र है, ऊर्जा बटा आवेश। अब इसी सूत्र से परिभाषा को बोला गया है कि एकांक आवेश, देखिए बटा में है इसलिए इसको एकांक पढ़ते हैं। एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से, और ई बराबर कार्य को, ऊर्जा को W से, और यहाँ पर जो है आवेश को Q से। तो सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ पर? ई बराबर सूत्र हो जाएगा W बटा क्या बनेगा? Q। इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला बन जाएगा। तो परिभाषा जो लिखा गया है, इसी सूत्र से ये परिभाषा को बनाया गया है। एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अभी प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न क्या है? किसी कुंडली का स्वप्रेरक तत्व 6 मिली हेनरी है। इसमें धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल की बल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 मान दिया गया है और दोनों मान को जो है यहाँ समझेंगे कि कैसे इसको हल करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे यहाँ पर? किसका किसका मान दिया गया है? तो यल का मान दिया गया है। यल बराबर क्या दिया गया? 6 mH। mH का मतलब हो गया मिली हेनरी। अब यल बराबर क्या हो जाएगा? 6, यहाँ नोट हो जाएगा। मिली में 10⁻³ घात होता है, और एच का नाम क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। हेनरी जो है स्वप्रेरक तत्व का क्या है? मात्रक होता है। मिली को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, मिली में 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। अब धारा प्रवाह की दर क्या दिया गया है? तो धारा प्रवाह की दर का प्रतीक क्या होगा? डेल आई बटा डेल टी दिया गया है। तो डेल आई बटा डेल टी का मान क्या दिया गया प्रश्न में? 10⁻³ दिया गया है। अब यहाँ पर आई का मात्रक क्या है? तो आई का मात्रक एम्पियर, और प्रश्न में भी दिया गया मात्रक एम्पियर दिया है, एम्पियर प्रति, और टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड प्रश्न में भी दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड। तो डेल आई बटा डेल टी का मान 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड मान दिया गया है। अब क्या पूछा गया है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब ई का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र को यहाँ लिखेंगे। ई का सूत्र होता है, ई बराबर होता है -L डेल आई बटा क्या होता है? डेल टी होता है। किसका सूत्र लिखे हैं? ई बराबर -L डेल आई बटा डेल टी होता है। अब इसमें मान को भरेंगे तो क्या बनेगा? ई बराबर हो जाएगा -L का मान क्या है? 6 × 10⁻³ हो गया, और डेल आई बटा डेल टी पूरा का मान दिया गया है। तो डेल आई बटा डेल टी का मान क्या है? 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10⁻³ अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या बनेगा? ई बराबर हो जाएगा 10⁻³ से 10⁻³ ये तो खत्म हो जाएगा पूरा, क्या बचेगा? -6 हो जाएगा। 10⁻³ 3 या 3 में से 3 चला गया तो 10⁻0। 10⁻0 अगर लिखते हैं तो 10⁻0 का मान क्या होता है? 10⁻0 का मान 1 होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? -6 × 1 हो जाएगा। तो ई बराबर क्या बनेगा? -6 हो जाएगा, -6 वोल्ट हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछा गया था, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ई बराबर -6 वोल्ट हो गया। तो कैसे इसको हल किया गया है? बहुत आसान विधि से बताया गया, और सूत्र भी बहुत आसान है। ई का सूत्र याद रखेंगे, -L डेल आई बटा डेल टी सूत्र होता है। ये यल का मान भर दीजिएगा, ये और डेल आई बटा डेल टी, ये पूरा मान 10⁻³ दिया गया, 3 में से 3 जाए 0 घात, 10⁻0 का मान 1 और 1 में गुणा किए, -6 वोल्ट हो गया।
अब अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उस परमाणु मॉडल में क्या कमियां हैं, अब कमियां को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है नोट करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, और यहाँ पर लिखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां क्या है, निम्न है। अब रदरफोर्ड का क्या परमाणु मॉडल में कमियां था, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको याद हो जाएगा। अब इनका क्या कहना था कि यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में व्याख्या नहीं कर सका। अब इनके मॉडल में क्या कमियां मिल गया कि जो इनका परमाणु था उसका जो है अस्थायित्व के संबंध में व्याख्या नहीं कर सका। इनका कहना था इसके अनुसार, मतलब रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु स्थिर नहीं रहता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, परमाणु स्थिर रहता है। लेकिन इनका कहना था परमाणु स्थिर नहीं रहता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए इनके परमाणु मॉडल में क्या मिला, कमियां मिला। लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या है, यह मॉडल परमाणु की क्या है, अस्थायित्व के संबंध में व्याख्या नहीं किए। इनका कहना था परमाणु स्थिर है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा बात क्या बताए थे, क्या कमियां मिल गया था, यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर सका। इन्होंने क्या बात बताए थे, इसके अनुसार इन्होंने बताए थे स्पेक्ट्रम जो होते हैं वह सतत होता है, परंतु प्रयोग द्वारा जब परमाणु को देखा गया तब प्रयोग द्वारा परमाणुओं का स्पेक्ट्रम सतत न होकर के क्या होता है, रेखीय होता है। तो यहाँ पर इनकी दो कमियां निकल गया। पहला कमी इनका कहना था परमाणु स्थिर नहीं होता है, जबकि ये परमाणु स्थिर होता है, ये कमियां निकल गया। दूसरा बात बताए थे परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वह सतत होता है, लेकिन जब प्रयोग किया गया तो वह सतत न होकर के क्या होता है, रेखीय होता है। इसलिए इनके परमाणु मॉडल में दो कमियां पाया गया। तो ये कमियां आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पर शुद्ध अर्धचालक का जो है टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन है, तो चालकता पर आपको टिप्पणी देना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं अगर उसका तापक्रम 0 केल्विन है तो 0 केल्विन पर अर्धचालक में कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से चालन बैंड में कूदने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है। अभी बताया गया था चालन बैंड होते हैं, एक संयोजी बैंड होते हैं, पढ़े हैं, जो अगर 0 डिग्री केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन होते हैं तो जो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस होते हैं वो चालन बैंड में नहीं कूद पाएंगे, ऊर्जा कोई नहीं प्राप्त कर पाता है और उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है तो 0 केल्विन पर अर्धचालक में कोई भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से चालन बैंड में कूदने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है, इसलिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि शुद्ध अर्धचालक में जो टेम्परेचर 0 होता है उसमें जो चालन बैंड संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती हैं वो उसके अंदर प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन है, इसलिए इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न एक और है, इसमें देख सकते हैं एकल झिर्री। अगला प्रश्न क्या है, एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीयक निम्नलिखित के लिए विवर्तन कोण 60 अंश है, झिर्री की चौड़ाई लेम्डा के पदों में ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है लेम्डा के पदों में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे और इसमें किसका किसका मान दिया गया है तो लिखेंगे यहाँ पर हल हो जाएगा। और यहाँ पर पहला जो मान दिया गया है द्वितीय निम्नलिखित है तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा, द्वितीय निम्नलिखित हो गया। कोण थीटा बराबर क्या है तो कोण थीटा बराबर 60 अंश है। झिर्री की चौड़ाई ज्ञात करना है तो झिर्री की चौड़ाई को ई से दिखाएंगे, ई बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसमें किसका किसका मान दिया है, n का मान 2, द्वितीय निम्नलिखित है, कोण 60 अंश है और झिर्री की चौड़ाई को ई से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ ई का सूत्र क्या होता है तो ई का सूत्र याद रखेंगे, ई साइन थीटा बराबर होता है यन लेम्डा होता है। क्या होता है, यन लेम्डा। किसका सूत्र है, ई साइन थीटा बराबर यन लेम्डा। अब इसमें ई का मान पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर लिखेंगे ई उतर जाएगा, यहाँ पर साइन उतर गया,
थीटा के जगह पर 60 ही आंसर रख दीजिए। यन का मान जो है 2 दिया है, 2 रख दीजिए। लेमडा का मान लेमडे ही रहेगा क्योंकि लेमडा के पदों में ज्ञात करना है। अब यहाँ पर साइन यहाँ लिखेंगे ई उतर जाएगा। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3/2 होता है, बराबर हो जाएगा 2 लेमडा हो गया। 2 में 2 का गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर ई करनी में 3 बराबर हो गया 4 लेमडा हो जाएगा। 4 लेमडा हो गया। अब यहाँ ई का मान ज्ञात करना है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 4 लेमडा बटा करनी में 3 हो जाएगा। करनी 3 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पर जो है झिर्री की चौड़ाई कितना आ गया, लेमडा के पदों में ज्ञात करना था तो लेमडा के पदों में ज्ञात करेंगे तो 4 लेमडा बटा क्या हो जाएगा, करनी में 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार और समझ लेते हैं। यन का मान 2 दिया गया, थीटा का मान 60 अंश है, ई का मान इसमें पूछा जा रहा है। सूत्र क्या होता है, ई साइन थीटा बराबर यन लेमडा होता है। ई साइन थीटा के जब 60 हो गया, 2 लेमडा हो गया। 60 का मान करनी 3/2 है और 2 में 2 का गुणा करेंगे, 4 लेमडा, करनी 3 को नीचे भेज देंगे, ई का मान निकल जाएगा। और ई का मान नाम क्या है, झिर्री की चौड़ाई है। अब यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न नंबर 1 पूरा खत्म हो गया, विकल्प पूरा खत्म हो गया और 2 का जो है सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया। 2 में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ सभी प्रश्नों को हल किया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर सी आ गया, मतलब सेक्शन यहाँ पर सी का मतलब तीसरा वाला प्रश्न है। और तीसरे वाले प्रश्न को जो है अगले वीडियो में जो है इसको हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जा करके 3 का क से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड करेंगे और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा और अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।